हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का सेशन लेकर के, जिसमें हम लोग कर रहे हैं बिहार भूगोल की यात्रा, जिसमें हम लोग शुरू से लेकर के अभी तक हम लोग देख रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा वह होगा वाटरफॉल ऑफ बिहार। दैट मीन्स जो बिहार में झरना है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नो डाउट दोस्तों, जब हम प्रकृति की सुंदरता की बात करते हैं तो पहाड़, पर्वत और झरना का नाम तीसरे नंबर पर आता है। कि जब भी हम प्रकृति में किसी भी प्रकार से अगर प्राकृतिक टूरिज्म की बात करें, नेचुरल टूरिज्म, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि पहला नंबर दिमाग में चलता है कि माउंटेन्स देखना है, पहाड़ देखना है। दूसरे नंबर में हमें चलता है कि वैली देखना है, यानी घाटी वगैरह। और तीसरे नंबर्स में हमारा चलता है यही वाटरफॉल्स। दैट मीन्स बिहार में जो जलप्रपात हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं से स्टार्ट होगा और बिहार के जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस, जो डायरेक्ट आपके बीपीएससी आगामी जो भी एग्ज़ाम है, इसमें डायरेक्ट यहाँ से देखने को आपको क्वेश्चंस मिलेगी। ये वाटरफॉल्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा यह डिस्कस करते हैं कि वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता कैसे है। आखिर कैसे कोई वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे निर्माण हो जाता है वाटरफॉल। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई रिवर्स है और रिवर्स जाते जाते किसी भूमि से डायरेक्ट नीचे गिरती है, किसी उच्च भूमि से यानी हाईलैंड से अगर वह डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरती है, इस स्ट्रक्चर को ही हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हुई। जब हम इसके क्रिएशंस की बातें करेंगे, फॉर्मेशंस की बातें करेंगे कि आखिर यह बनता कैसे है, तो आखिर यह जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है कि जो लैंडफॉर्म है उसमें उतार चढ़ाव आता है, वह बनता कैसे है। तो मित्रों, हम आपको यहाँ पर फिर से बता दें कि जो रॉक सिस्टम है, रॉक सिस्टम पूरे के पूरे अर्थ पर एक जैसा नहीं है। कहीं पर लाइमस्टोन से बना हुआ है रॉक, कहीं पर आयरन से बना हुआ है रॉक, तो कहीं पर कॉपर्स का है। यानी जिसकी जो मात्रा अधिक होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रॉक सिस्टम को उसका नामकरण देते हैं। यानी जिस रॉक्स में बॉक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, हम लोग बोलेंगे कि यह बॉक्साइड इन्फ्लुएंस, यानी इस रॉक में एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा है। जहाँ कॉपर्स ज़्यादा होंगे, हम लोग कॉपर्स के अकॉर्डिंग नाम देंगे। जहाँ लाइमस्टोन ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कि यहाँ चूने पत्थर की मात्रा ज़्यादा। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो लैंड फॉर्म है पूरे अर्थ पर, वहाँ पर रॉक सिस्टम में एक प्रकार के रॉक नहीं है। और जब रिवर फ्लो करती है तो वह हर एक प्रकार के रॉक पे चलती है। यानी अगर कोई रिवर्स है, यहाँ ये लैंड फॉर्म, ये माउंटेन्स है, यहाँ से कोई रिवर्स चली और यह रिवर्स जब चली माउंटेन से उतर करके प्लेन एरियाज में, इस प्लेन एरियाज में इसे लाइम स्टोन वाले रॉक्स भी मिल रहे हैं और इसके अलावा आयरन्स वाले रॉक्स भी मिल रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है कि जब कोई हार्ड रॉक और जब कोई सॉफ्ट रॉक, यानी कठोर चट्टान और सॉफ्ट चट्टान एक ही रास्ते में मिले और उस रास्ते से कोई नदी फ्लो कर रही है, तो नदी का जो नेचर होता है वह होता है इरोजन करने का। दैट मीन्स कि नदियाँ जब भी चलती है अपने दोनों साइड में इरोजन करती ही है, साथ ही वह अपने नीचे भी इरोजन करती है। अगर वह रॉक सिस्टम कमज़ोर रहा या फिर रॉक सिस्टम अगर लाइमस्टोन का हुआ, तो वहाँ कार्बोनाइजेशंस का प्रोसेस हो जाएगा, जिसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग के थ्रू वहाँ पर जो रॉक है वो कटना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें ये कोई रिवर्स है और रिवर्स यहाँ तक जो रॉक है ये हार्ड रॉक है, ये कंपैरेटिवली पूरी तरह से हार्ड रॉक है। तो रिवर्स जो है यहाँ पर कट छट जो है इरोजन्स उतनी मात्रा में नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही हार्ड रॉक से आगे बढ़ा, ये वाला रॉक जो है ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट रॉक है। तो रिवर क्या किया कि यहाँ हार्ड रॉक से निकलने के बाद इस पोजीशंस में जैसे पहुँचा, ये इस रॉक्स को काटना शुरू कर दी और काटते गई और काटने के कुछ समय के बाद, यानी बरसों के बाद, यह जो है रॉक को काट करके रिवर पता चल रहा है कि इस पोजीशन से जो हार्ड रॉक है और इस सॉफ्ट रॉक को काट करके नदियाँ जो है इस जगह से डायरेक्ट अब यहाँ गिर रही है और रिवर्स इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल।
इज इट क्लियर? यानी कि यह जो वाटरफॉल है इसका फॉर्मेशन इसी प्रकार से हुआ है। और हम जान रहे हैं कि बिहार नदियों की भूमि है, यहाँ बहुत प्रकार की नदियाँ हैं और स्पेशली बोलें तो हिमालयन रिवर्स भी है और प्लेट्यू रिवर्स भी है, दोनों प्रकार की नदियाँ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ नदियाँ होगी वहाँ हमें वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वाटरफॉल्स हमें बिहार में देखने को मिलता है और कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए उसी प्रकार से कोई रिवर्स आ रही थी और ये रिवर्स ऑब्वियसली है कि ये जो अंदर का उस पोर्शंस का उसके पीछे का रॉक होगा वो हार्ड रॉक होगा, उसके कंपेरेटिवली ये वाला रॉक जो है सॉफ्ट होगा, जिसको कट करके नदियाँ यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है। देन फिर इसके नीचे फिर से यहाँ पर, यानी ये रॉक जो है यहाँ पर कंपेरेटिवली हार्ड है, फिर यह फ्लो कर रही है। तो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर में भी हमें देखने को मिलता है जो वाटरफॉल है। तो वाटरफॉल का हमें दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है। एक आ जाता है कि एक तो सिंपली कि जैसे यहाँ से डायरेक्ट कोई वाटरफॉल है, डायरेक्ट गिर रहा है, और दूसरा होता है कि एक रिवर्स है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। इस प्रकार से भी हमें वाटरफॉल, झरना, जलप्रपात देखने को मिलता है। तो बिहार एक ऐसी भूमि है जहाँ पर दोनों प्रकार के वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला वाटरफॉल है हमारा ककोलत वाटरफॉल, और यह कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ककोलत जलप्रपात में इम्पोर्टेंट क्या है। यह गोविंदपुरी डिवीज़न के पास नवादा से लगभग 35 किलोमीटर दूरी ककोलत पहाड़ियों के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और यह बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यानी देखिए हमने शुरुआत में ही बोला कि जैसे ही प्रकृति से प्रेम या प्रकृति पर्यटन की बात किया जाए तो उसमें वाटरफॉल का स्थान पहला नंबर पे आ जाएगा। तो यह जो है ककोलत वाटरफॉल, यह हमें देखने को मिलता है गोविंदपुरी डिवीजन्स के पास और डिस्ट्रिक्ट नवादा। यह क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि जो ककोलत जलप्रपात हैं, ककोलत वाटरफॉल हैं, यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ककोलत हिल्स अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम नवादा नियर गोविंदपुरी डिवीजन्स। यानी नवादा आपको याद रखना है, यानी नवादा में ककोलत जलप्रपात है, और यह बिहार का सबसे लोकप्रिय टूरिज्म स्थल है, टूरिज्म प्लेस है। यानी बिहार में यह काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाया करते हैं। और आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि घूमने के लिए जाते हैं और फिर घूम फिर कर फ़ोटो, रील्स, इन सारी चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि पाते हैं। यह बिहार झारखंड सीमा के पास स्थित है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम नवादा देखते हैं तो जब हमने आपको बिहार का मैप बताया था और बताया था कि झारखंड के साथ लगने वाले सीमा, तो इसमें जो इधर से हमने शुरू किया था तो सबसे पहला था हमारा कैमूर भभुआ। याद होगा आपको कि जो कैमूर भभुआ है, और देन इधर रोहतास था, और फिर औरंगाबाद, गया और नवादा इस जगह पर ही है। तो सिंपल सा बात है कि यह जो नवादा डिस्ट्रिक्ट है यह झारखंड के साथ डायरेक्ट बॉर्डर टच कर रहा है, यानी यह बिहार झारखंड सीमा के पास स्थित है। इस पॉइंट को भी आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ककोलत के बाद हमें देखने को मिलता है करकट जलप्रपात। यानी इसका नाम है करकट, और देखिए कितना खूबसूरत इमेज है और कितनी खूबसूरत ये देखने में लग भी रहा है कि देखिए यहाँ से जो पहाड़ का पानी है, वाटर है, किस प्रकार से धीरे धीरे करके इस पूरे रीजन्स में आया। और ये देखिए कितना ज़्यादा फ्रेश वाटर देखने को मिल रहा है हमें इस जगह पर। तो करकट जलप्रपात है कहाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक नवादा में मिला, तो दूसरा हमें मिल रहा है कैमूर में। द कैमूर हिल्स ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट्स आर फेमस फॉर द करकट फॉल्स। करकट फॉल्स हैज फैसिलिटीज़ फॉर बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। यानी यह जो है, जब सिंपल सी बात है कि इसमें अगर हम देख रहे हैं कि एक नदी या पॉन्ड रूपी संरचना, पॉन्ड रूपी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इस पॉन्ड में बोटिंग भी होगा, बच्चे स्विमिंग भी कर पाएंगे और फिशिंग भी होगा। तो यानी ये मल्टीटास्किंग बोलें या मल्टीपर्पस वाटरफॉल के रूप में
यूज हो जाता है। मल्टीपर्पस यानी कि टूरिज्म के लिए तो होगा ही होगा, साथ ही यह बोटिंग के लिए हो जाएगा, स्विमिंग के लिए हो जाएगा और फिशरीज के लिए भी फिशिंग करके यहाँ से इकोनॉमी को डेवलप की जा सकती है। तो ध्यान दूसरी बात हमें रखना है कि करकट जो वाटरफॉल है यह कहाँ है, तो करकट वाटरफॉल हमें देखने को मिलता है हमारे कैमूर ज़िला में। और आपको कैमूर का लोकेशन भी हम अब यह उम्मीद करें, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बाद जो हम लोग बिहार का परिचय पढ़े उसमें भी हमने आपको पूरा का पूरा झारखंड के साथ लगने वाले 8 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया है। तो अब तो आपसे यह उम्मीद की जा सकती है कि एटलीस्ट कैमूर है कहाँ, आप इस फिगर्स में आपको पता होना चाहिए। इस फिगर्स में आपको पता होना चाहिए कि कैमूर है कहाँ। देन आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर दिस वाटरफॉल। यानी जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब एक बात ध्यान रखिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य इस झरने के पास ही है। यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी निकाला जा सकता है कि जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह किस वाटरफॉल या किस फॉल्स के नियर में है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह हमारे करकट जलप्रपात के नियर में है, उसी के पास में लोकेटेड है। हम आपको यहाँ बता रहे थे कि वन्यजीव अभ्यारण्य होता क्या है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोई भी जीव जंतु जो एक्सटिंक्ट पोजीशंस में हो या फिर कहें जो उसकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वह वल्नरेबल कैटेगरी में आ गया है, यानी सिंपल सा शब्दों में समझे कि उसको रहने के लिए, अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए उसको इन्वायरमेंट के साथ जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यानी इन्वायरमेंट में सस्टेन करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अब कम होने का डिफरेंट रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं। आप उसमें ग्लोबल वार्मिंग ले सकते हैं, आप उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ ले सकते हैं कि मानव के द्वारा इस प्रकार की एक्टिविटीज़ की गई है जिससे पर्टिकुलर किसी एक जीव का स्पेशली खात्मा हो रहा है, समाप्ति की ओर बढ़ रही है। हमने आपको बताया भी था जो एक नज़र में जो बिहार एट ए ग्लांस था उसमें कि गौरैया को या फिर गौड़ को राज्य पशु है उसका दर्जा क्यों दिया गया था। तो उसका दर्जा देने के पीछे रीजन्स यही था कि गौर भी हम लोग देख रहे हैं कि वल्नरेबल कैटेगरी में आ रहा था और गौरैया भी कहीं ना कहीं वल्नरेबल कैटेगरी में ही आता है। आपको फिर बता दें कि जो वल्नरेबल कैटेगरी है, एक्सटिंक्ट कैटेगरी है या नॉर्मल कैटेगरी है, यह IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है। IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेड डेटा बुक निकालती है और इस रेड डेटा बुक्स में हर एक जीव जंतु के बारे में लिखा हुआ होता है कि कौन सी जीव जंतु या कौन सा जानवर, कौन सा पक्षी किस कैटेगरी में आती है। और इस बुक को देख करके ही वह सरकार, जिस देश की वह पक्षी है या जिस देश में वह पक्षी पाया जा रहा है, वह सरकार एक्टिव हो जाती है उस पशु या पक्षी को लेकर के, या जिस राज्य में वह पशु या पक्षी पाया जाता है उसको लेकर के एक्टिव हो जाते हैं। तो जो सरकार एक्टिव होते हैं, तो सरकार एक्टिव होकर के करेंगे क्या? सरकार एक्टिव होकर के उस पर्टिकुलर पशु या जीव जंतु के प्रोटेक्शन, संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। और संरक्षण के कार्य के लिए जो कार्य करते हैं उसी के तहत सरकार के द्वारा किसी एरिया को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है या किसी एरियाज को नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया जाता है। या फिर आप देखे होंगे जू वगैरह का जो स्थापना किया जाता है, वो जू क्या है? जू जस्ट लाइक अ वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसमें एक पर्टिकुलर स्थान है जिसको कि जू के रूप में भी यूज किया जाता है और पर्टिकुलर जो वनरेबल हो गया या एक्सटिंक्ट होने वाले प्राणी हैं उसको प्रॉपर केयर में, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ और प्रॉपर संरक्षण में उसको रखा जाता है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य, और आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार के द्वारा कुछ जीव जंतुओं के लिए विशेष क्षेत्र को आवंटित कर दिया जाता है जिसमें उस जीव को विशेष सुविधाएं दी जाती है और कुछ बहुत विशेष प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटी है या फिर कहें तो कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज़ है, इन सारे एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है उस रीजन्स में। और इससे और ज़्यादा जो एक्सटिंक्ट कैटेगरी
पशु या पक्षी आते हैं उसको नेशनल पार्क में कर दिया जाता है। यानी उसमें सिंपल सा समझेंगे कि जो प्रतिबंध की मात्रा है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है वह हमें नियर कहाँ, करकट फॉल्स के नियर देखने को मिलता है। देन हम लोग देखते हैं कि तेलहर फॉल। तेलहर फॉल में जो है इसको देखिए, इसका मैप से हमें पता चल रहा है कि तेलहर फॉल काफ़ी लंबा है और काफ़ी सकरा है। देख पा रहे होंगे आप मैप से कि किस प्रकार से यहाँ से नदियाँ आ रही है ऊपर से, और ऊपर से आने के बाद एक लंबा डिस्टेंस या फिर बोले तो इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा हमें इमेज से देखने को मिल रहा है। तो हम देखें कि तेलहर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यह कैमूर ज़िला में स्थित है और इसकी ऊंचाई हमने पहले बोल दिया था कि ये देखने से, देखिए फिगर देखने से भी बहुत सारी बातें की क्लियरिटी आ जाती है कि फिगर में ही वह बातें दिख रहा है कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स इसके लेंथ पे फोकस करना हमें चाहिए। तो इसकी ऊंचाई अगर देखें तो इसकी ऊंचाई जो है 262 फीट है, 262 फीट है, और यह एक गहरे कुंड में गिर जाती है। गहरे कुंड का क्या मतलब होता है? देखिए गहरे कुंड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब वाटरफॉल किसी जगह पर गिरती है, जैसे ये रिवर्स है और ये रिवर्स यहाँ से वाटरफॉल बन करके नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये जो वाटर्स का अमाउंट है यह जब नीचे की तरफ गिरेगा तो क्या यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन होगा? ये यहाँ पर गिरकर भी तो इरोजन्स करेंगे। तो ये जिस जगह पर गिर रहा है, ये गिरने के दौरान हमको पता है कि इसकी जो हाइट है क्या है, 262 मीटर्स फीट है। ये जो 262 फीट है, तो ये जो फिट है और इतनी हाइट से इतना अमाउंट ऑफ वाटर नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ पर जो चट्टानें हैं, यहाँ पर जो रॉक्स हैं, उसमें एक खाई का निर्माण करेगा जिसको कि हम लोग गहरे कुंड बोलते हैं। यानी एक डीप के रूप में काफ़ी ज़्यादा डीप फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। यहाँ काफ़ी डीपेस्ट पोजीशंस देखने को हमें प्राप्त होता है। तो दूसरा बात हमें इस वाटरफॉल में ध्यान यह रखना है कि यह गहरे कुंड में गिर जाता है। और तीसरा है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस पूल इज़ वेरी डीप विथ स्ट्रॉन्ग अंडर कैरेंट, द स्विमिंग इज इन द पूल इज प्रोहिबिटेड। सिंपल सा बात है कि यह जो कुंड है इतना ज़्यादा गहरा है और यह माना जाता है कि यह मजबूत पुल अंतर्धाराओं के साथ बहुत गहरा है। अंतर्धारा का क्या मतलब हुआ? अंतर्धारा का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वाटरफॉल यहाँ नीचे की तरफ गिर रहा है, इसके अंदर में जो कुंड है, इसमें हमें इस प्रकार का सर्कुलेशन ऑफ वाटर्स देखने को मिलता है। तो अब अगर कोई व्यक्ति इसमें स्विमिंग करता है, अगर कोई व्यक्ति इसमें तैरता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब यह व्यक्ति तैरेगा और ये जो वाटर करंट है इस व्यक्ति को नीचे की तरफ लेकर के जा सकता है, फिर ऊपर लाएगा, फिर नीचे लाएगा, और इस तरफ फंस करके उस व्यक्ति की वहाँ मृत्यु हो सकती है। इसलिए वहाँ पर उस पुल पर तैरना निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, यानी कि मनाही है। वहाँ पर तैरा नहीं जा सकता है, तैरने की पूरी तरह से मनाही है। यह बात हमें ध्यान रखना है। अगला देखते हैं हम लोग तमसिन फॉल। तमसिन फॉल के बारे में कि तमसिन फॉल, अब देखिए इसमें जो फिगर दिख रहा है हमें, तमसिन फॉल में सीधा दिख रहा है एक बोट है, और बोट पर बहुत सारे जो SDRF हैं या NDRF जिस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार से SDRF होते हैं। वो सारे के सारे उस प्रकार के जो ऑरेंज कलर का ड्रेस होता है वो वे लोग पहनते हैं। तो सारे के सारे लोग जो पर्यटक होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि पर्यटन के लिए ये जो लेक होगा या यह जो वाटरफॉल होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो लोग बोटिंग करते हैं उसको उस प्रकार का जो कहें तो क्लॉथ दिया जाता है, ताकि अगर किसी प्रकार की दुर्घटनाएं घटी तो वो व्यक्ति बच सके, कोई दिक्कत उसको ना हो सके। यह मुहाने नदी पर स्थित है, जो 15 मीटर और फीट में बोले तो 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है। अब देखिए ये महाने नदी जो है बिहार में है, और इसी पर एक तमसिन वाटरफॉल है, जो कि अगर हम देखें तो 15 मीटर्स की हाइट को प्राप्त करती है। यानी 15 मीटर्स हाइट है यह तमसिन वाटरफॉल का। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि तमसिन वाटरफॉल किस रिवर पर है, तो यह रिवर है महाने रिवर। देन हम लोग देखते हैं आगे, तमसिन के बाद हमें मिलता है धुआं कुंड झरना।
नो डाउट कि धुआंकुंड झरना जो है सब बहुत फेमस झरना है और इस झरना के बारे में हम लोग क्लास करेंगे आगे। अगला जो भी क्लास होगा हमें वाटरफॉल का, वो हम लोग धुआंकुंड झरना से, धुआंकुंड जलप्रपात से शुरू करेंगे और जो भी रेस्ट जलप्रपात, जो भी रेस्ट वाटरफॉल बिहार में बच रही होगी उसको पूर्ण करते हुए हम लोग वाटरफॉल से बाहर आएंगे और देन फिर कोई नया टॉपिक्स लेकर के आएंगे। यहाँ फिर आपको एक बात बता दें कि जिस प्रकार से हम आप लोगों के साथ लगे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप लोग भी लगे तो हम दोनों का मेहनत मिल करके इस बार आपको एक अधिकारी के रूप में तैयार किया जा सकता है। तो लगे रहिए। धन्यवाद।